Hello everyone, today we are going to discuss all the activities of chapter carbon and its compounds. So we are going to discuss all the activities in detail. So first activity में हमें क्या करना है, इसमें आपको एक लिस्ट बनानी है 10 थिंग्स की जो कि आपने सुबह से लेकर अभी तक यूज़ करी हैं. फिर आपको क्या करना है, कंपाइल करनी है इस लिस्ट को अपने क्लासमेट के साथ एंड अपने आइटम्स को शॉर्ट करना है इनटू द एडजेसेंट टेबल. ठीक है, अगर वो आइटम्स किसी और चीज़ की बनी है तो उसे अदर वाली कॉलम में आप रख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोर देन 10 आइटम्स लिए हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ. तो जैसे कि मैंने सुबह से लेकर अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो मेटल की बनी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की हैं जो कि ग्लास या फिर क्ले की बनी हुई हैं एंड कुछ ऐसी भी मैंने चीज़ें यूज़ की जो कि कुछ और चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं. ठीक है, तो जो मेटल से बनी हुई थी वो कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कि स्पून, स्टील बॉटल, कीज, सीजर्स, पेन क्लिप. ओके, एंड जो कि क्ले या फिर ग्लास की बनी हुई थी वो थी ग्लास थम्बलर, कप, प्लेट, मिरर, बोल. एंड जो कि कुछ और चीज़ों से मिलके बनी हुई थी वो थी टूथब्रश, नोटबुक, शूज़, प्लास्टिक बॉटल्स एंड मोबाइल फ़ोन. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोर देन वन मटेरियल से बनी हुई होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन किससे मिलके बनी है, प्लास्टिक एंड मेटल से. ठीक है, तो इसको हम किस में रखेंगे, अदर कॉलम में. और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन, वो किससे मिलके बना है, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक. इसको भी हम मल्टीपल कॉलम्स में रख सकते हैं. स्पेक्टिकल्स, ये किसके बने हुए हैं, मेटल फ्रेम के, ग्लास लेंस के. ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि from this activity we can conclude that the objects we use in our daily life are made from different materials. Some objects are made up of single material while other are made up of one or other material. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बस यही देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक मटेरियल की बनी हुई होती हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनी हुई होती हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी which says calculate the difference in the formula and molecular masses for CH3OH and C2H5OH. तो यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें देखना है कि क्या उनके फॉर्मूले में कोई डिफरेंस है एंड उनका मॉलिक्यूलर मास क्या है. ठीक है, और हमें ये भी बताना है इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज थ्री, क्या ये जो तीन हमें ABC कंपाउंड्स दिए गए हैं क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है. और अरेंज दीज अल्कोहल इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली. कैन वी कॉल दीज फैमिली ऑफ होमोलोगस सीरीज. फिर हमें बताना है कि क्या ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम होमोलोगस सीरीज की फैमिली में रख सकते हैं, क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं एज अ होमोलोगस सीरीज. एंड ऑल्सो हमें इसे कार्बन एटम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना है. And then we have to generate the homologous series for compounds containing up to 4 carbon for the other functional group. फिर हमें जनरेट करनी है एक होमोलोगस सीरीज फॉर दीज कंपाउंड्स. ठीक है, जो कि कंटेन करते होंगे 4 कार्बन एटम एंड अदर फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है CH3OH एंड C2H5OH. ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें फॉर्मूला डिफरेंस है. हाँ देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, CH3OH, दूसरा क्या है C2H5OH. तो इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है. अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो देखो CH3OH में आप देखते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6. जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना आएगा, 12. ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्यों हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है. ठीक है, फिर हमें जैसे ही एक अदर एटम आता है ना, हमें वहाँ पे बीच में प्लस लगाना होता है. तो कार्बन क्या है, एक अलग एटम है, एंड हाइड्रोजन क्या है, एक अलग एटम है. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, बट एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, OH के साथ भी है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 4. ठीक है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है एंड इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1.
तो 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगा 32U। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। अगर हम बात करें C2H5OH की तो सिमिलरली उसका कितना है मॉलिक्यूलर मास 46। ठीक है, तो अब हम इसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ले लो C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास एंड देन ले लो CH3OH का। तो इसको माइनस करोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 14U का। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा कि जो सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है C2H5OH एंड CH3H7OH का, उनके बीच में भी डिफरेंस कितने का आ रहा है CH2 का। ठीक है, एंड उनका मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस 14U का आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाले में देखो CH2 का ही डिफरेंस है अगेन एंड मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी 14 है। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमसे पूछा गया था इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज थ्री। तो हाँ, यहाँ पे सिमिलैरिटी है। क्या है कि ईच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। हर एक सक्सेसिव कंपाउंड किससे डिफर कर रहा है CH2 ग्रुप से एंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14U। आपने देखा हर एक केस में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी 14U का ही था, राइट। एंड ऑल द कंपाउंड्स कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप OH कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सारे कंपाउंड्स हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, जिसे हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया था कि अरेंज करो इस सीरीज को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले हमने रखा मिथेनॉल को, फिर इथेनॉल को, फिर प्रोपेनॉल को, फिर ब्यूटेनॉल को। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, CH2 का डिफरेंस इसमें आते जा रहा है। तो और हमसे पूछा था कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज। तो यस, हम इसको होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है हम होमोलोगस सीरीज उसी को कहते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस आता है एंड उनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखो दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इनके पास क्या है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है एंड देयर रेगुलर इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इज 14। और उनके मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 14U है, सेम है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था कि आप इसकी होमोलोगस सीरीज बनाओ जो कि अप टू 4 कार्बन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। मैंने फंक्शनल ग्रुप लिए हैं एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें सबसे पहले हम एक कार्बन एटम लेंगे। तो CH2O हमने लिया और फिर हमने देखा कि जब हम इसको 2 कार्बन्स के साथ करते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला CH3CHO। सिमिलरली 3 कार्बन्स के साथ C2H5CHO। ठीक है, 4 कार्बन्स के साथ C3H7CHO। सिमिलरली हमने इसको कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि इसमें हमने कितने कितने कार्बन्स लिए हुए हैं एंड इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अ होमोलोगस सीरीज इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द same functional group and similar chemical properties where consecutive member differ by CH2 unit and molecular mass increase by 14U। तो इसमें हमने क्या देखा कि होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जिसमें कि उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड वो डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से। एंड हमने ये भी देखा कि यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर मास भी जो था वो इंक्रीज हो रहा था बाय 14U। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्टिविटी इन विच यू हैव टू टेक अ क्वेश्चन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। तो इसे आपको टीचर के ऑब्जर्वेशन में ही करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यू हैव टू टेक सम कार्बन कंपाउंड्स। आपको यहाँ पे कुछ कार्बन कंपाउंड्स लेने हैं, जैसे कि नैप्थलीन आप ले सकते हो, कैम्फर आप ले सकते हो, अल्कोहल भी आप ले सकते हो। ठीक है, वन बाय वन ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। हमें इनको क्या करना है, वन बाय वन लेना है स्पैचुला में एंड इन्हें बर्न करना है। Then you have to observe the nature of the flame and note whether smoke is produced or not। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्या नेचर है फ्लेम का एंड क्या स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस अ मेटल प्लेट above the flame। Is there a deposition on a plate
इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स। तो कह रहा है कि क्या वहाँ पे आपको डिपोजिशन देखने को मिलता है किसी भी केस में, तो वी हैव टू टेल दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने कौन कौन से कंपाउंड लिए थे, नैप्थलीन, कैम्फर एंड अल्कोहल। तो जब हमने नैप्थलीन लिया, हमने देखा कि जो उसके फ्लेम का नेचर है ना, वो थोड़ा येलोइश है एंड ल्यूमिनस उसकी फ्लेम है। ठीक है, क्या वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, हाँ, तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक सूटी डिपॉजिट हुआ। ठीक है, सिमिलरली कैम्फर में हमने क्या देखा कि उसकी जो फ्लेम का नेचर है वो बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस होता है और डिपोजिशन हमें बहुत कम देखने को मिलती है या फिर देखने को मिलती भी नहीं है किसी किसी केस में। ठीक है, अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में हमें ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिली जो कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम थी, और यहाँ पे कोई भी स्मोक और डिपोजिशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि नैप्थलीन बर्न होता है विद अ येलो स्मोकी फ्लेम एंड लीव ब्लैक शूटी डिपॉजिट ऑन द metal plate because it contain high percentage of carbon। तो ये क्यों हमें दे रहा है, क्योंकि ये कंटेन करता है हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली हमने कैम्फर और अल्कोहल के बारे में भी पढ़ा। तो व्हाई डज सूटी डिपॉजिट फॉर्म, क्यों यहाँ पे एक डिपॉजिट फॉर्म हुआ, तो हम देखते हैं कि जो ब्लैक डिपॉजिट था ना, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल की वजह से था। ठीक है, तो जो हमें ब्लैक डिपॉजिट सूटी देखने को मिला, ये जो कार्बन पार्टिकल्स थे वो अनबर्न रहे, इसकी वजह से हमें देखने को मिला। प्लस यहाँ पे जो कार्बन था उसका जो कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा था और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाया। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड विद अ हाई कार्बन कंटेंट जनरली बर्न विद अ येलो स्मोकी फ्लेम and produce soot, whereas compound like alcohol burn cleanly with a blue flame and do not produce soot। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, तो वो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, बट इन द केस ऑफ अल्कोहल हमने देखा कि वो ब्लू फ्लेम शो करता है एंड कोई भी सूट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, now moving on to the next activity, which is fourth activity. So in which what we have to do, we have to light a Bunsen burner and adjust the air hole at the base to get different type of flames present of smoke। ठीक है, and when do we get a yellow sooty flame, when does you get a blue flame। तो ये एक्टिविटी कहती है कि यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लाइट करना है एक बंसन बर्नर एंड एडजस्ट करना है उसके एयर होल को, और फिर हमें देखना है कि कब हमें येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलती है एंड कब हमें ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि जब एयर होल जो था वो क्लोज था पार्शली, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें येलो ल्यूमिनस फ्लेम देखने को मिलती है और वहाँ पे स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन। ठीक है, और जब एयर होल कम्प्लीटली ओपन है उस टाइम पर हम देखते हैं कि ब्लू एंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम हमें देखने को मिल रही है और कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कंबशन है ना वो कम्प्लीटली हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि जो येलो सूटी फ्लेम होती है वो हमें कब देखने को मिली। मैंने आपको बता दिया जब एयर होल पार्शली ओपन था। तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे कि जो येलो सूटी फ्लेम है वो किसके वजह से आई थी, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। कार्बन के पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह से बर्न नहीं हुए थे और जिसकी वजह से हमें वहाँ पे येलो सूटी फ्लेम देखने को मिल रही थी। ठीक है, एंड थोड़ा स्मोक भी देखने को मिला। लेकिन वही अगर हम बात करें ब्लू फ्लेम की, जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट था और जो हमारा एयर होल था वो फुल्ली ओपन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वो क्या करता है, कम्प्लीटली कंबशन शो करता है एंड प्रोड्यूस करता है एक क्लीन हॉट फ्लेम विदाउट स्मोक। ठीक है, कंक्लूजन हम क्या देखते हैं कि लेस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमें येलो स्मोकी फ्लेम देखने को मिलती है, वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। वेयर एज सफिशिएंट अमाउंट में जब हमें ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे हमें ब्लू क्लीन फ्लेम देखने को मिलती है विद complete combustion, right? This activity shows that the amount of oxygen affect the type of flame produced
ड्यूरिंग कंबशन। तो ये हमें क्या शो करती है कि जब कंबशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो अफेक्ट करती है हमारे फ्लेम को। ओके, नाउ moving on to the next activity, which is fifth activity, in which we have to take a 3 ml of ethanol in a test tube and warm it gently in a water bath। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 3 ml of ethanol लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसे वार्म करना है इन अ वाटर बाथ, एंड देन हमें उसमें 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, उसी सोल्यूशन में, किस सोल्यूशन में, 3 ml ऑफ इथेनॉल में। and then we have to tell, does the color of potassium permanganate persist when it added initially, and we have to also tell that why does the color of potassium permanganate not disappear when excessive is added। ठीक है, सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि इनिशियली जो कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का वो पर्पल था, ठीक है, एंड ये डिसअपियर कब होता है, जब हम उसमें ऐड करते हैं इथेनॉल। When excessive potassium permanganate is added, the purple color remains, does not disappear। तो जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऐड किया, किसमें, इथेनॉल में, तब भी जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो पर्पल ही रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीज़न देखो, एट फर्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट act as an oxidizing agent and oxidize ethanol into ethanoic acid. During the reaction, KMNO4 get used up, so its purple color disappear। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना वो एक्ट कर रहा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब हमने उसमें इथेनॉल को ऐड किया। ठीक है, तो उस टाइम पर तो उसने कोई भी हमें कलर में चेंज नहीं दिखाया, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन KMNO4 गेट यूज्ड अप। ठीक है, जब KMNO4 टोटली यूज्ड हो गया तब उसका पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। ठीक है, पहले वो डिसअपियर नहीं हुआ था। When excessive potassium permanganate is added, all the ethanol has already reacted। और जब हमने और ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट डाला, जो इथेनॉल था उसने पूरी तरह से रिएक्ट कर दिया था पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक है, since there is no ethanol left to react with the extra KMNO4, it remain unreactive, so the purple color persists। अब क्या हो रहा है, जब हमने एक्सेसिव यहाँ पर क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो उस टाइम पर जो हमारा इथेनॉल है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, वो बचा ही नहीं था रिएक्शन, क्योंकि पूरी तरह से हो गई थी। तो जब हमने एक्सिस डाला किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वहाँ पे कलर में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला। तो रिएक्शन देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि CH3CH2OH, ये क्या होता है, इथेनॉल। जब हमने इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMNO4 एंड हीट की प्रेजेंस में हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड कराया, तो हमें क्या मिला, इथेनॉइक एसिड एंड वाटर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कंक्लूजन देखा कि जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म एसिड, कॉजिंग द पर्पल कलर टू डिसअपियर इनिशियली। तो जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है जब उसमें हम ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, एंड जिसकी वजह से वहाँ पे कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और कौन सा कलर डिसअपियर होता है, पर्पल कलर। एंड देन वी ऑब्जर्व दैट द color persists only when the excessive potassium permanganate is added because no ethanol remain to react। तो यहाँ पे क्या होता है, कलर तब डिसअपियर नहीं होता है जब वहाँ पे कोई भी इथेनॉल रिएक्ट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी इन विच वी हैव टू ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन और राइस इनटू द इथेनॉल। तो हमें क्या करना है, सोडियम का एक पीस लेना है और उसका साइज एक राइस के जितना होना चाहिए। ठीक है, और उसे हमें इथेनॉल में डाल देना है। ठीक है, इसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, सो ये पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो एंड हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। जो गैस वहाँ पे इवॉल्व हुई है उसको आप कैसे टेस्ट करोगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो बहुत विग्रेसली होती है एंड बबल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सोडियम इथेनॉल के सरफेस के अराउंड मूव करता है और यहाँ पे एक गैस भी इवॉल्व होती है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, जब इथेनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आपसे पूछा है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है आप इसको कैसे टेस्ट करोगे, तो ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, हम इसे पॉप टेस्ट से टेस्ट करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस शोइंग दैट इथेनॉल हैज़ अ रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम। ये दिखाता है कि जो हमारा इथेनॉल है उसके पास एक रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी इन विच वी हैव टू कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ द लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड लिटमस पेपर का यूज़ करके हमें कंपेयर करना है एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं बोथ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सो बोथ एसिड्स आर इंडिकेट एज एसिड बाय द लिटमस टेस्ट। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एसिड है, ठीक है, नेचर में एसिडिक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेस होता है, एंड ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डार्क रेड कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। एंड एसिडिक एसिड हमें ऑरेंजिश येलो कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। देन HCl, लेकिन ये क्या है, एक वीक एसिड है। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ही वो कम एसिडिक होगा, और जितना कम पीएच होगा उतना ही ज़्यादा आपका एलिमेंट क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। आर बोथ द एसिड्स इंडिकेट by the litmus test, ठीक है, yes, both are indicate as acid because both turns blue litmus paper to red, ठीक है। No, the universal indicators show that HCl is a strong acid। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया तो हमने देखा कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहीं जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक बेस है, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आयनाइज हो जाता है कम्प्लीटली, लेकिन एसिटिक एसिड आयनाइज होता है पार्शियली, ठीक है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक। नाउ कंक्लूजन, बोथ dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid are acidic and turn blue litmus paper to red. However, the universal indicators show that hydrochloric acid is a strong acid than acetic acid because it has a low pH. ठीक? Moving on to the 8th activity in which you have to take 1 ml of ethanol, ठीक है, आपको 1 ml ethanol लेना है and 1 ml ग्लासिकल एसिड लेना है, ठीक है, along with a few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube। और आपको concentrated sulfuric acid भी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। फिर आपको क्या करना है, इसको वार्म करना है वाटर बाथ के साथ एंड 5 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। एंड ये आपको 5 मिनट तक करना है। Pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture। एंड हमें क्या करना है, हमें इसे पोर करना है इनटू अ बीकर जो कंटेन करता है 20 to 50 ml वाटर, एंड देन हमें इसे स्मेल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे एक फ्रूटी स्वीट स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, ईस्टर्स की, ठीक है। दिस स्मेल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये स्मेल किस लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ईस्टर फॉर्म हो गया है, ठीक है। रीजन, इथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर कॉल्ड इथाइल इथोनेट एंड वाटर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा इथाइल इथोनेट फॉर्म हो जाता है विथ वाटर। अब हम देखते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे क्या रोल है। तो वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है और हमें एज इट इज़ मिल जाता है आफ्टर द रिएक्शन। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड ये हमें हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वाटर में, ठीक है। अब तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ईस्टर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ 9th एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या करना है, हमें सेटअप करना है लेकिन चैप्टर 2 की एक्टिविटी की तरह। और एक्टिविटी कौन सी, एक्टिविटी 5। ओके, और एक्टिविटी 5 में चैप्टर 2 की हमने क्या देखा था, हमने वहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स ली थी जिन्हें A एंड B लेबल किया था। एक में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला था एंड एक में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला था, एंड दोनों को हमने 5 ग्राम लिया था। ओके, फिर हमने वहाँ पे बताना था कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम वहाँ पे ऐड करते हैं 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में। एंड देन जो भी गैस उसमें से प्रोड्यूस हुई थी हमें उसे लाइम वाटर से पास कराना था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, वी हैव टू टेक अ स्पैचुला full of sodium carbonate in a test tube and we have to add 2 ml of dilute ethanoic acid। अब हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेना है एंड इथेनॉइक एसिड डालना है, ओके, और वो भी कितना डालना है, 2 ml। फिर हमें बताना है कि हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, एंड पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी गैस प्रोड्यूस हुई है उसे हमें पास कराना है लाइम वाटर से। Then we have to tell, can the gas produced by the reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? फिर हमें बताना है कि जो ये गैस प्रोड्यूस हुई है क्या वो इस टेस्ट से आइडेंटिफाई हो सकती है या नहीं, ठीक है। एंड हमें ये एक्टिविटी रिपीट करनी है विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा विग्रेसली होती है और एक गैस भी इवॉल्व होती है जब हम सोडियम कार्बोनेट में क्या डालते हैं, इथेनॉइक एसिड को, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि व्हेन द गैस इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हम इस गैस को पास कराते हैं थ्रू लाइम वाटर, वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। इसका मतलब ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वो रिएक्ट करती है विथ लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स अ सोल्यूशन मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, जब इथेनॉइक एसिड CH3COOH रिएक्ट करता है Na2CO3 के साथ, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो हमें क्या बना के देता है, सोडियम इथोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COONA, एंड यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड हम देखते हैं कि लाइम वाटर टेस्ट कैसे होता है। जब हम CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है एंड वाटर भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। CaCO3 क्या है, एक मिल्की प्रेसिपिटेट है। ओके, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये जो गैस है वो आइडेंटिफाई करी जा सकती है इस टेस्ट से, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि द गैस इज आइडेंटिफाई एज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, नाउ फिर हमसे बोला गया था कि रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में इथेनॉइक एसिड को डाला तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सोडियम इथोनेट फॉर्म हो जाता है। वहाँ पे भी सोडियम इथोनेट फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी सोडियम इथोनेट ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बहुत ही विग्रेसली होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे इवॉल्व होती है जो टर्न कर देती है लाइम वाटर को मिल्की। तो सेम रिएक्शन है, ठीक है। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के साथ ही वो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फॉर्म करती है हमारा सोडियम इथोनेट। प्लस द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की confirming that the carbon dioxide is produced। यहाँ पे
तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो टर्न कर देती है लाइम वाटर को मिल्की में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज 10th एक्टिविटी in which we have to take 10 ml of water each in 2 test tube। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिसमें आपको 10 ml वाटर डालना है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू add a drop of oil, you can take cooking oil also, to both the test tube and label them A and B। and दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें लेबल करना है A and B एंड उनमें हमें कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल की या फिर कोई भी ऑयल की डाल देनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब बी लेना है एंड उसमें कुछ ड्रॉप्स सोप सोल्यूशन की डाल देनी है एंड फिर हमें उसे शेक करना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। देन कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयरिंग सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब immediately after you stop shaking them? Leave the test tube undisturbed for some time and observe, does the oil layer separate out in which test tube? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जब हम ऐड करते हैं ना सोप सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब बी में एंड ए में हम कुछ ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, और फिर हमें दोनों ही टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, ठीक है। हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें दोनों टेस्ट ट्यूब को विग्रेसली शेक करना है कुछ टाइम के लिए और देखना है कि किस में ऑयल की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। बी में तो हमने सोप सोल्यूशन डाला है लेकिन ए में हमने सोप सोल्यूशन नहीं डाला है, तो कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में ऑयल एंड वाटर सेपरेटली लेयर शो करते हैं। हमें इसे कुछ टाइम के लिए क्या करना है, छोड़ देना है एंड उसके बाद ये ऑब्जर्व करना है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें हमने ऑयल एंड वाटर लिया है उसे जब हम शेक करते हैं ना, वहाँ पे जो ऑयल होता है वो ब्रेक हो जाता है ड्रॉप्स में थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। बट ऑयल एंड वाटर सेपरेट क्विकली इनटू 2 लेयर्स, और क्या होता है, जो ऑयल और वाटर होता है जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बी की जिसमें हमने ऑयल वाटर एंड सोप सोल्यूशन डाला है, उसमें क्या होता है, जब हम उसे शेक करते हैं वो पूरा सोल्यूशन मिल्की बन जाता है एंड ऑयल एंड वाटर डू नॉट सेपरेट इमीडिएटली वाटर एंड ऑयल सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी दोनों टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें तो सेपरेट हो जाता है, उसमें क्या होता है, ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाता है फर्स्टली, ठीक है। बट अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बी की तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ऑयल और वाटर होता है वो बहुत टाइम बाद सेपरेट होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सोप मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, मिसल्स फॉर्म कर रहा है अराउंड ऑयल पार्टिकल, ठीक है, इन वाटर एंड कीप इट मिक्स्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या कर रहा है, वो उसे मिक्स्ड रख रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। पूछा गया था कि कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर्स सेपरेटली इमीडिएटली आफ्टर शेकिंग। सो टेस्ट ट्यूब ए में तो हम देखते हैं कि इमीडिएटली जो ऑयल एंड वाटर की लेयर है वो सेपरेट हो जाती है, बट टेस्ट ट्यूब बी में इमीडिएटली नहीं होती है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट आफ्टर सम टाइम इन विच टेस्ट ट्यूब फर्स्ट। तो हमसे पूछा था कि क्या ऑयल लेयर सेपरेट हो जाती है आफ्टर सम टाइम और किस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले ये चीज़ होती है। हम देखते हैं कि जो ऑयल लेयर है वो सेपरेट हो जाती है लेकिन सबसे पहले टेस्ट ट्यूब ए में होती है। सो कंक्लूजन क्या है कि जो सोप होता है वो हेल्प करता है ऑयल को मिक्स होने में वाटर में, ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, मिसल्स। Therefore, oil separate quickly in test tube A without soap, while a test tube B with soap, oil remains mixed for a long time। तो टेस्ट ट्यूब बी में ऑयल क्या होता है, मिक्स्ड ही रहता है बहुत देर तक, बट टेस्ट ट्यूब ए में तो कोई भी सोप नहीं है तो ऑयल सेपरेट हो जाता है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज 11th एक्टिविटी इन विच हमें क्या करना है, 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है, रेन वाटर भी बोल सकते हो आप, एंड 10 ml हार्ड वाटर लेना है, अपने ट्यूबवेल से ले सकते हो, ठीक है, और हैंड पंप से भी ले सकते हो, और हमें इन्हें क्या करना है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। देन एंड add a couple of drop of soap solution to both। अब हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है सोप की दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। देन हमें इसे शेक करना है फॉर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड हमें देखना है कि द अमाउंट ऑफ फॉर्म इज
फॉर्म्ड, कि कितना अमाउंट इसमें फॉर्म हुआ है, ठीक है। फॉर्म मीन्स झाग, ओके। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपको ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलता है। सो इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में आप वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट देखते हो, ये भी आपको बताना है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट ट्यूब विथ डिस्टिल्ड रेन वाटर, जिसमें रेन वाटर था ना, उसमें ज़्यादा फॉर्म होता है, ठीक है, और इजीली बन जाता है। एंड वहाँ पे कोई भी कर्डी प्रेसिपिटेट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बी की, जिसमें क्या था, हार्ड वाटर था, राइट, जिसमें हमने ट्यूबवेल का पानी लिया था, तो वहाँ पे बहुत कम फॉर्म होता है एंड वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट फोम मोर, तो किसमें हमें सबसे ज़्यादा फोम देखने को मिला था, तो हमें रेन वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें डिस्टिल वाटर था, उसमें हमें ज़्यादा फॉर्म देखने को मिला था। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, तो टेस्ट ट्यूब जिसमें हार्ड वाटर था, उसमें हमें कर्डी प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है ना, वो कंटेन करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो कि रिएक्ट करते हैं विथ सोप, ठीक है, और फॉर्म करते हैं इनसोल्यूबल वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। इसी वजह से वहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसे हम स्कम भी बोलते हैं, ओके। Therefore, soap does not produce much foam in hard water. इसी वजह से ज़्यादा फोम हार्ड वाटर में नहीं बन रहा है। सो कंक्लूजन क्या है कि जो सोप्स होते हैं ना, वो फॉर्म करते हैं ज़्यादा फोम, ठीक है, but forms less foam with hard water. In hard water, soap reacts with calcium and magnesium salt to form white curdy precipitate called scum. होता है क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है एंड स्कम फॉर्म कर देता है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें हमें 10 ml हार्ड वाटर लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एंड ऐड 5 ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन टू 1 and 5 drop of detergent solution to the other. तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ड्रॉप सोप सोल्यूशन की डालनी है एंड एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ड्रॉप किसकी डालनी है, डिटर्जेंट की, ठीक है। देन शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, फिर आपको क्या करना है, सेम टाइम के लिए दोनों को शेक करना है। एंड डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म, फिर वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस होता है। एंड वो ये भी पूछते हैं कि इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट ट्यूब विद डिटर्जेंट सोल्यूशन प्रोड्यूस मोर फॉर्म। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने डिटर्जेंट डाला था उसमें ज़्यादा फॉर्म हुआ है, लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सोप डाला था वहाँ पे बहुत कम फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था कि कर्डी सॉलिड किस में फॉर्म होता है, तो अ वाइट कर्डी सॉलिड स्कम इज फॉर्म्ड इन अ सोप सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब। तो जिसमें हमने सोप सोल्यूशन की ड्रॉप्स डाली थी उसमें कर्डी सॉलिड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन जिसमें हमने डिटर्जेंट डाला था उसमें हमें कोई भी कर्डी सॉलिड नहीं देखने को मिलता, ठीक है। सो इसका रीज़न क्या है, सोप रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन अ हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल स्कम। क्या करता है, जो हमारा सोप होता है ना, वो रिएक्ट करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, एंड इनसोल्यूबल स्कम फॉर्म कर देता है, ठीक है, जो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फॉर्म के फॉर्मेशन को। लेकिन डिटर्जेंट रिएक्ट नहीं करते हैं इन सॉल्ट्स के साथ, सो दैट्स वाई दे वर्क बेटर इन हार्ड वाटर, इसकी वजह से वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम करते हैं। सो कंक्लूजन क्या है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर फॉर्म इन हार्ड वाटर एंड कम फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जो सोप होते हैं वो ज़्यादा फॉर्म नहीं करते हैं बट वो कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।